मासी के पिछले एपिसोड में हमने लिम्बाले जी के बस स्टैंड पर गुजारे हुए जीवन के बारे में जानकारी ली और उसके साथ ये जाना कि किस प्रकार उन्हें भोसले गुरु जी के निर्भीकता के कारण पिता का नाम मिला स्कूल में एडमिशन के वक्त। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। मसामा हमेशा कहते हैं कि काका की बहुत बड़ी कोठी है काले पत्थरों की। तो यहां पर काका कौन है इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूं। काका है यहां पर यशवंत राव पाटिल और ये शरण कुमार लिम्बाले जी के पिता नहीं हैं, कोई अन्य पुरुष हैं। ना तो ये उनकी मां के पहले पति हैं जिनसे उनका तलाक हो चुका है और ना ही ये शरण कुमार लिम्बाले जी के पिता हणमंता लिम्बाले हैं। ये अन्य तीसरे व्यक्ति हैं। मैं जब जब गांव के भीतर जाता तब तब इस कोठी को ढूंढता। काले पत्थरों की कौन सी कोठी है, काका वहां कहां रहते हैं, पर काका की कोठी कभी मुझे मिली ही नहीं। मसामा कहती काका का लड़का है, पत्नी है, माँ बाप हैं। यह सुनते हुए मैं बेचैन हो जाता। काका का दूसरा घर है, पत्नी और बच्चे हैं, तो काका हमारे घर क्यों आते हैं? मैं तो समझ रहा था कि काका और माँ पति पत्नी हैं। ये सब अजीब सा गहरा रहस्य भरा लगता। काका हमारे घर छिप कर आते, बैठते, बोलते, हंसते, घर के सदस्य की तरह व्यवहार करते। काका हमें पिता की तरह लगते। मैं गांव के भीतर जाता तो काका की कोठी ढूंढता। काका की पत्नी गोरी होगी क्या? काका का लड़का कैसा होगा? उसके माता पिता कैसे होंगे? हमेशा यही विचार आते। मसामा द्वारा बताए गए चिन्हों को मैं ढूंढता। एक बार एक घर में मुझे काका दिखाई दिए। काका की कोठी मिली। लगा काका मुझे देख लें, घर ले जाएं, खाना खिलावें। उनके घर के निकट जानबूझकर रेंगता रहा। उन्होंने मुझे देखा, मुझे लगा अब वे मुझे बुलाएंगे, पर काका ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया और मैं उदास होकर चुपचाप निकला। मेरे घर आने के बाद काका बाप की तरह अधिकार जतलाते, पर अब अजनबी क्यों बन गए? क्यों नहीं? उन्होंने मुझे भीतर बुलाया। काका अब मुझे बाप की तरह नहीं लग रहे थे। मुझे उन पर गुस्सा आने लगा। इच्छा होती कि काका की मां पर बलात्कार करूं। तो यहां पर यह चीज जानना बेहद जरूरी है। यहां पर जो शरण कुमार लिम्बाले जी हैं वे पुरुष मानसिकता को सामने रख रहे हैं। और पुरुष मानसिकता चाहे किसी भी समाज का पुरुष हो, उसकी मानसिकता अमूमन एक जैसी ही रहती है। आपको याद होगा दलित ब्राह्मण कहानी संग्रह का जब मैंने पाठन किया था तो उसकी लेखकीय भूमिका में स्पष्ट तौर पर लिम्बाले जी कहते हैं कि जातीय आपसी संघर्ष में एक दूसरे से बदला लेने के लिए कमजोर वर्ग की स्त्रियों के साथ खुलेआम बलात्कार करती हैं, उन्हें नंगा घुमाती हैं, मगर यह नहीं देखती कि दोनों अपने अपने घरों में स्त्रियों को कैसे और कहां कहां मारती हैं। और साथ ही वे ये भी जिक्र करते हैं कि मालिक उनकी माँ बहनों के साथ क्या करता है उन्हें मालूम है और उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें मालिक की माँ बहनों के साथ क्या करना है। तो उसी चीज का जिक्र यहां पर वे कर रहे हैं, उसी मानसिकता का। तो यहां पर एक खास आप लोगों का संज्ञान चाहूंगी। वो वाला एपिसोड जिसमें इकलौता एपिसोड है जिसमें मेरे बाल खुले हुए हैं, उसमें चरण सिंह जी ने लिखा था कि वे मेरी बात से असहमत हैं जो संता माए और उनके दादा दस्तगीर महमूद के साथ उनके नाजायज अनैतिक रिश्तों को लेकर। तो मैं वहां अनैतिक रिश्तों की पैरवी नहीं कर रही हूं। ये बात मुझे लगा कि मुझे स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी बात को रख नहीं सकी थी, लेकिन इस प्रसंग को संदर्भों के साथ मैं रख रही हूं अपनी बात के साथ। तो अनैतिक रिश्तों का मैं पक्ष नहीं ले रही हूं, सिर्फ इतना कह रही हूं कि सवर्ण जिन अनैतिक रिश्तों को पर्दे के पीछे रखते हैं और उन्हें पर्दे के पीछे से निभाते हैं, उन्हीं अनैतिक रिश्तों को दलित समाज बेहद सहजता के साथ सामने से अपनाता है, हिचकता नहीं है। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब था। बात थी सिर्फ मानसिकता को लेकर। और चरण सिंह जी मेरी बात से शायद पहली बार असहमत हुए थे। उन्होंने लिखा था कि समाज कोई भी हो, ऑनर किलिंग जो है वो हर समाज में होती है। तो चरण जी उसी प्रकार समाज कोई भी हो, स्त्रियों का बलात्कार हर समाज में होता है और हर समाज के पुरुष की ये मानसिकता होती है। तो बात जो है वो
एक स्त्री के पर्सपेक्टिव से मैंने कही थी, पुरुष मानसिकता को लेकर। और हम वैसे भी गुलाम साहित्य पढ़ रहे हैं, गुलामों के जीवन के ब्यौरे को पढ़ रहे हैं, तो उसमें संता माए खुद भी गुलाम है, उनके दामाद भी गुलाम हैं, और जिनके साथ उन्होंने रिश्ते या संबंध बनाए हैं वे भी गुलाम ही हैं। तो हम दलित साहित्य एक तरीके से गुलाम दास्ता वाला साहित्य भी है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरवाजे के छेद से कभी देखा हुआ काका मसामा का संभोग याद आने लगा, और याद आने लगी तारा माए, काका की मां। तो यहां पर मैं शरण कुमार लिम्बाले जी की बेबाक कही गई बात को, ईमानदारी से कही गई बात को सैल्यूट करती हूं। इतनी ईमानदारी से वे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपनी मां को दूसरे पर पुरुष के साथ किस अवस्था में उन्होंने देखा। बुढ़िया, वे हमें ऊपर से पानी देती अछूत की तरह, मैं नीचे बैठकर अंजुली से पानी पीता, काका के घर का पानी पी रहा हूं, इसी का एहसास मिलता कि उनके घर का पानी नसीब हो रहा है, इसी में वे खुश हैं। प्रतिवर्ष गांव में कॉलेरा की बीमारी फैलती, हम उसे मरी आई की बीमारी कहते। कॉलेरा में काफी लोग मरते। मरी आई की अवकृपा जिस पर होती, उसके क्रियाक्रम की तैयारी करनी पड़ती। कायरा करके मरी आई को शांत करना पड़ता। मरी आई की शांति के लिए भैंसा काटा जाता, पोतराज नाचता, शाम को मरी आई का रथ खींचा जाता, मरी आई को गांव के बाहर ले जाकर छोड़ते। तो यहां बीमारी को जो है वो एकदम उसका देवीकरण कर दिया है। उसी तरीके से ये तो खैर काफी पहले का जमाने का जिक्र है, और लोग कह सकते हैं कि तो पहले की बात थी। तो उनके संज्ञान में मैं आजकल के कोरोना माई का मंदिर ले आऊं। कोरोना अभी की बीमारी है, हमारे और आपके सामने की बीमारी है, पूरी दुनिया के सामने की बीमारी है, और अभी से ही उसका मंदिर जो है, मेरे ख्याल से शायद तमिलनाडु में उसका मंदिर स्थापित किया जा चुका है, और लोग वहां पर बहुत श्रद्धालु की तरह पहुंच रहे हैं भक्ति भाव लेकर। तो अशिक्षा का प्रचार और प्रसार तो छोड़िए, जो शिक्षित हैं वे क्या कर रहे हैं इस बात को लेकर, ये मुझे मेरी समझ से परे है। काका जेठिंगिया से मुनादी करने के लिए कहते। जेठिंगिया गांव में मुनादी करते हुए घूमता। मुनादी की आवाज आई कि मसामा हमेशा हमें खामोश रहने के लिए कहती। जेठिंगिया की मुनादी को ध्यान से सुनती। कभी ये मुनादी की जाती कि अब हमारा गांव कर्नाटक में जाएगा, तो कभी ये सुनने में आता कि कुरनूर नदी पर नहर बांधा जाने वाला है। हमारा गांव महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर है। विवादाग्रस्त सीमा विवाद कभी मिटा ही नहीं, पर हमारे गांव में अक्सर इस बात को लेकर चर्चाएं होती रहती। कुरनूर नहर का भी यही हाल था। जल्द ही कुरनूर नहर बनेगी, ऐसा कई वर्षों से कहा जा रहा था, पर हर बार यह अफवाह ही साबित होती। नहर बन रही है ऐसी मुनादी हुई कि लोग जमकर चर्चा करते। अंत्य यात्रा के समय डफली बजाने वाला जेठिंगिया, दंगल में डफली बजाने वाला जेठिंगिया, जेठिंगिया कभी स्पष्ट तथा लगातार बोलता नहीं था, बोलती थी उसकी डफली। इससे ही पता चलता है कि वे कितनी उम्दा किस्म की डफली बजाया करते होंगे कि जो कुछ कहना चाहते थे उसके माध्यम से वे खुश हैं। तो किस तरह का राग, किस तरह की तरंगे डफली से निकलती होंगी, गुस्से में हैं, दुखी हैं, तो हर चीज जो है उस उनकी डफली से निकलने वाली ध्वनि से आभास देती थी। जेठिंगिया अपने घर के सामने आग तैयार करता, डफली को तपाता, तब हम लेजिम लेकर पहुंचते और जेठिंगिया डफली बजाता। तब डफली आदमी की तरह बातचीत करती। गांव में कॉलेरा शुरू हुआ कि डॉक्टर टीका लगाने आते। पहले स्कूल के बच्चों को टीका लगाते, मैं घबराता, रोता, बॉम्ब मारता, भाग जाता। घर में भी वही स्थिति। संता माए मुझे तथा सभी बहनों को लेकर जंगल में निकल जाती और मां दरवाजा बंद करके बैठती। तो यहां पर मुर्दैया में भी ऐसा ही दिलचस्प जिक्र तुलसी राम जी ने किया है कि सरकार की तरफ से जो कंपाउंडर्स भेजे जाते थे चेचक का टीका लगाने के लिए, उन्हें लोग अज्ञानवश सिर गोदवा बाबा कहते थे, और उसको देखते ही सब लोग तितर बितर हो जाया करते थे या भाग जाया करते थे। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, तब संता माई चूल्हे की राख लेती, दीवार की मिट्टी निकालती तथा हमारे माथे पर लगाती। मां अंबे मेरे बच्चों को ठीक कर कहती। बीमारी न हटती तो कहती भूत बाधा हुई है। किसी ओझा से पूछताछ कर आती,
ओझा की पत्नी कुछ उतार कर फेंकने के लिए कहती। तो सभी आत्मकथाओं में अब तक जितनी भी हमने पढ़ी, ये बात तो सभी में बिल्कुल एक जैसी ही लिखी गई है कि अशिक्षा के कारण अंधविश्वास का, टोने टोटकों का कितना बोलबाला था। हमारे पड़ोस में ही मारुति का घर था। मारुति का बापू लखू जानकार आदमी था। भानामती उसे आती थी। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक जो है इलाज के तौर पर है, लेकिन ये उससे अलग है थोड़ा। जो मुर्दैया में हम ने जिसका मैंने जिक्र किया था कि मनोवैज्ञानिक इलाज किस तरीके से ओझा तांत्रिक करते हैं, लेकिन यहां पर वे ओझा तांत्रिक तब इलाज करते थे जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता था कि उसे भूत दिखाई दे रहा है अपने सामने खड़ा हुआ, या वे उल जलूल हरकतें किया करता था मानसिक रूप से, तब उसका इलाज ओझा या तांत्रिक किया करते थे। लेकिन यहां पर जो इलाज है वह डॉक्टर के को ना बुलाकर ओझा को बुलाया जा रहा है। तो दोनों में थोड़ा फर्क है। मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कितने स्पष्ट तौर पर रख पा रही हूं, या मैं आपको इस बार समझा भी पाई हूं कि नहीं। थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा यदि कोई शंका हो। तो मारुति का बाप लखू जानकार आदमी था। भानामती उसे आती थी। मंत्रित राख देता, तावीज बनाकर देता। अड़ोस पड़ोस के गांव में वह हमेशा घूमता, अपने बक्से में इंद्रजाल निकालता। मैं इलैया और मारत्या मोहिनी मंत्र सीखते। स्कूल की लड़कियां आकर्षित हों इसलिए साधना करते। इलैया बड़ा चालू था, वह अनेक करामातें करता। इसी उम्र में काका मुझे महाभारत, रामायण, हरि विजय, पांडव प्रताप, शिव लीला मृत, काशी खंड, मार्तंड पुराण, नवनाथ कथा सागर, तोता मैना, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी जैसी पुस्तकें पढ़ने के लिए ला देते। गीता रोज पढ़ता, इंद्रजाल याद करता। इलैया कोक शास्त्र ले आया था। यह सब 5वीं 6ठी कक्षा में चलता था। उन दिनों दलितों की बस्ती पर पत्थर चलते। एक बार एक पत्थर मेरी बहन नागी की कमर पर आ लगा। घर में बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। कोई कहता भानामती की गई है, पत्थर आ रहे हैं। संता माई गालियां बकती। गालियां देने से भानामती का असर अधिक होता, ऐसा कहा जाता था। पत्थर मारने वाला कभी मिलता ही नहीं था। ऐसे समय लखू की याद आ जाती। वह होता तो शायद भानामती के इन पत्थरों को रोक सकता था। तो लखू अपनी तंत्र विद्या से ऐसा माना जाता था कि भानामती के पत्थरों को रोक देगा। लेकिन भानामती के पत्थर क्या चीज थे उसका जिक्र लिम्बाले जी आगे कर रहे हैं। लखू बड़ा विचित्र व्यक्ति था। खाने बैठता तो अकेला ही मटन का खाना होता तो पहले थाली भर रोटियों का चूरा बनाता। साथ में कोई ना बैठे इसलिए थाली में थूकता, तब वह आराम से खाता। तो काफी अजीबोगरीब स्थितियों का यहां वर्णन कर रहे हैं प्रसंगों में। मारुति के घर के सामने कोंडा माई का घर था। कोंडा माई भरे पूरे बदन की जवान स्त्री थी। उसका पति कीरू कुरूप काला, दोनों में बनती नहीं थी, जोड़ी ठीक नहीं थी। हमसे कहा जाता कि कीरू की अतड़ियां उल्टी हैं और जिनकी अतड़ियां उल्टी होती हैं उनके मुंह से शौच की दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध शायद इस वजह से आती होगी कि टूथब्रश नहीं होते होंगे करने के लिए। पहले के प्रसंगों में शरण कुमार लिम्बाले जी खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं। वे ना तो शौच के लिए 12-13 साल की अवस्था तक ना तो शौच के लिए पानी लेकर कभी गए और ना ही उन्होंने मुंह साफ किया। आधी रात हुई कि कोंडा माई का चिल्लाना शुरू हो जाता। उसके रोने से मैं बेचैन हो जाता। बस्ती की नींद टूटती। केरू कोंडा माई को काफी तकलीफ देता। दिन में कोंडा माई मसामा के यहां आती। मसामा उसे समझाती। उसकी गोरी पीठ पर मार के निशान देखते। मसामा उन निशानों पर हाथ फेरती। कोंडा माई सुबकती जाती। कोंडा माई दगड़ू अन्ना के साथ जाती। पता नहीं उन दोनों में क्या हुआ कि बात बिगड़ गई। उन्होंने दगड़ू अन्ना को छोड़ दिया तथा केशव के साथ रहने लगी। दगड़ू चिढ़ गया। मैं रोज गोफन से कोणा माए के घर पर पत्थर मारता। पत्थर कभी हमारे घर पर, कभी मारुति के घर पर, तो कभी कोणा माए के घर पर बरसते। हो हल्ला मचता। तो यहां पर वे विवरण है पत्थरों के गिरने का। हमारे घर अंबूबाई आती। उसका तथा कचरू नाना का प्रेम था। दोनों के बाल पके हुए थे। बूढ़े बुढ़िया का यह लफड़ा जाति पंचायत के सामने आया। बुढ़िया गर्भवती हो गई थी। पंचों ने अंबूबाई को कचरू के घर में घुसा दिया। पता चला कि कचरू नाना रोज रात के पिछवाड़े पेशाब करने के बहाने निकलता तथा अंबूबाई के साथ सोकर आता।
कचरू नाना की पत्नी गुजर चुकी थी। लोगों ने कचरू नाना की फजीहत की, उस पर दंड लगाया। बस्ती को मीठा भोजन देने का आदेश हुआ, पर कचरू ने सुना नहीं। बस्ती ने उसे बहिष्कृत कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया और बातचीत भी। तो यहाँ पर दलित बस्तियों का, दलित समाज का एक लालच भी, लोभीपन भी उभर कर आता है कि समाज में बने रहना है तो रिश्वत देनी पड़ेगी दावत के तौर पर। तो ये मैं समझती हूँ कोई अच्छी बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर किसी का निजी फैसला जो होता है वो उसका अपना होता है। तो लोग उनसे बातचीत करते रहें, उसके लिए वो सिर्फ अच्छे खाने पर आमंत्रण भेजते रहें, तो ये एक लोभ है समाज का, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग इससे असहमत भी हो सकते हैं। बाद में अंबू मां की असलियत का पता चला। वह गर्भवती नहीं थी, अफवाहें उड़ाई गई थी। कचरू नाना ने उसे घर से निकाल दिया और उसी रात बेटी की उम्र की एक जवान लड़की से उसने ब्याह किया और बस्ती में पत्नी ले आया। उस दिन सवेरे से सवेरे हम लोग अर्ली पहुंचे। धूप बढ़ने से पूर्व हमें पहुंचना था। हम दोनों ने दारू भर ली। हमें पीने के लिए सैंपल दिया गया। मैंने और मारुति ने पी ली। चिवड़ा लेकर खाया। मारुति और मैं अर्ली से बाहर निकल आए। दारू किसी को भाती है और किसी को नहीं। दारू पीने के बाद मैं लगातार बोलने लगता हूं। क्या होती है, थोड़ी ही दारू में बहुत नशा हो जाता है। बात जमती नहीं, पर पीनी भी पड़ती है। मैं और मारुति अर्ली के खेत में पहुंचे। शरण कुमार लिंबाले जी पहले के प्रसंगों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दारू लेकर आने पर वो थोड़ा सा सैंपल दिया जाता था कि पीकर पता लग जाए कि दारू कितनी कड़क है। और वैसे तो उन्होंने एक और तरीका भी बताया था, दारू कड़क बनी है या नहीं उसको आजमाने का, कपड़े में को भिगोकर दारू में और उसको जलाने का। हम दोनों ऊसर धरती की तरह, मैं मारुति के पीछे पीछे निकला था, डगमगाते पैरों से। मुझ पर नशा छा रहा था। मारुति, तुम मेरे भाई हो, मन की बातें मैंने तुझसे ही कह दी हैं। मुझे नशा नहीं हुआ है। भला तू सोचेगा कि मैं नशे में बोल रहा हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कल भी यही कहूंगा। भला मारुति मुझे आगे ले जाता। उस पर दारू का कोई असर नहीं होता। चलते समय मैं संतुलन नहीं रख पाता। गांव नजदीक आया कि नशे में भी अच्छा लगता। मारुति नदी के रास्ते बस्ती की ओर निकल जाता। मुल्ला गुरुजी अगर दिखे तो मैं पीछे घूम जाता। एक बार नशे में पत्थर फोड़ने वाली की रोटियां की गठरी में उठाकर ले गया। वे लोग बंगले के पास पत्थर फोड़ रहे थे। मैंने गठरी उठा ली और चल पड़ा। मिलों की रोटियां थी। रोटी पर तले हुए चूहे रखे हुए थे। याद आया कि एक बार मैंने नीली की रोटियां भी चुराई थी। तब अकाल का समय था। बरबड़ा की रोटियां खाकर लोग दिन काट रहे थे। ये बरबड़ा किस किस्म का अनाज होता है इसकी नॉलेज मुझे नहीं है। तरवट की हरी पत्ती खाते। हमारे घर में तो काम करने वाले कोई थे नहीं। इस कारण भूख से परेशान हो जाते। हौसा मां नीली के लिए आधी रोटी रखकर चली जाती। भूख लगने के बाद नीली खा लेती। हम उनके चेहरे की ओर देखते। उस दिन नीली बाहर खेलने गई। मैं धीरे से उसकी झोपड़ी की ओर खिसका। भीतर गया, बक्सा खोला। बक्से में रोटी थी। पूरी रोटी लेकर भागने की इच्छा हुई, पर नीली का क्या होगा, थोड़ी सी खा लूंगा और थोड़ी सी रखूंगा। पर भूख काफी थी। मैं उस रोटी का टुकड़ा तोड़ता, खाता, फिर रख देता, फिर निकालता, सोचता अब ये आखिरी टुकड़ा। ऐसा करते करते पूरी रोटी खा गया। उस दिन नीली भूख से तड़प रही थी। उसकी रोती आंखें आज भी मुझे याद आती हैं। तो ये गुनाह भूख से तड़प कर, भूख के कारण लिंबाले जी ने किया। उसके आगे वे ब्यौरा दे रहे हैं कि यदि पेट ही ना होता तो ये सब चीजें होती ही नहीं। सुनिए, रोटी आदमी जितनी, रोटी आकाश जितनी, रोटी सूर्य की तरह प्रखर, भूखे आदमी से बड़ी, भूख सप्त पाताल से भी गहरी। आदमी रोटी जितना, भूख आदमी जितनी, पेट आदमी से गहरा। एक पेट का अर्थ है एक पृथ्वी। पेट होता है इतना सा, पर पूरी दुनिया खाकर उसने डकार दी है। भूख ना होती तो क्यों होती लड़ाइयां, चोरियां, मारपीट। पेट ना होता तो क्या होता पाप पुण्य। क्यों होते देश, सीमा, नागरिक, संसद, संविधान आदि आदि। पेट से तो जन्म ले चुकी है दुनिया। दुनिया के ये संबंध, माँ बाप, भाई बहन इत्यादि इत्यादि। तो यहां वो पेट का जिक्र कर रहे हैं कि ये पापी पेट को पालने के लिए ही सारे कर्म किए जाते हैं, वे अच्छे हों चाहे बुरे हों।
इसका संज्ञान नहीं रहता जब आपका पेट खाली होता है। और कई कई दिन भूखे लोग किस तरह से संयम रख सकते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। तो इसलिए सामने जो भी कुछ आता है उनके पास चॉइस नहीं होती है कि क्या खाएं और क्या नहीं, जो मिल गया सो उन्हें खाना ही है। तो उसका काफी अच्छा जिक्र उन्होंने यहां पर किया है लिम्बाले जी ने। स्टैंड पर रात में सोने के बाद अगर वर्षा होती तो मैं डर लगता। देहात का वह स्टैंड, बड़े आकार की खिड़कियां, सामने से पूर्णतः खुली, ऊपर सीमेंट की टिन। ठंड से परेशान हो जाते हम लोग। रात भर वर्षा होती, अचानक चमकने वाली बिजली में गांव चमकता क्षण भर के लिए। कभी किसी दीवार के गिरने की भयावह आवाज आती। गहरे अंधेरे में बरसने वाली वर्षा कितनी भयावह होती इसका अंदाजा स्टैंड पर गिरने वाली बूंदों से आ जाता। तो आपको याद होगा जूठन में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी इसी प्रकार का जिक्र करते हैं कि बरसात के दिन नारकीय जीवन से कम ना थे, और उसका वो पूरा ब्यौरा देते हैं किस प्रकार। तो वैसा ही यहां पर भी ब्यौरा है। नाले नदी से भरे रहते, नदी उफनती, सवेरे गांव नहाया हुआ लगता। बारिश के दिनों में मैं स्टैंड पर स्थित बेंचों के नीचे सोता। संता माई किसी कोने में कंबल लिए कांपती बैठती, ठंड से परेशान होती। मसामा के बाद संता माई एक बार गर्भवती हुई, पर कुछ हुआ नहीं। अकेली लड़की ही उसकी संपत्ति। दादा दूसरे छोर पर कोने में बीड़ी सुलगाते। संता माई बारिश को गालियां देती, दादा संता माई को गालियां देते। संता माई मंगल शुक्र को उपवास करती। मंगलवार अंबाबाई का और शुक्रवार लक्ष्मी का। तो यहां पर शुक्रवार लक्ष्मी का लिखा है, जबकि मेरी संज्ञान में हमेशा शुक्रवार जो है वो संतोषी माँ का मैं जानती हूं, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो संतोषी माँ का व्रत किया करती थी। तो लक्ष्मी का भी होता है ये दिन, ये मुझे नहीं मालूम था। या यूं कहूं कि संतोषी माँ जो है वो काफी नई नवेली देवी है, ये भी एक इसकी व्याख्या हो सकती है। दादा लगीन शाह का गुरुवार करते। हर गुरुवार दादा नहाते, मुझे भी लगीन शाह को ले जाते। संता माई मंगल शुक्र एक समय खाती। बहन पमी रोने लगी कि संता माई अपना स्तन उसके मुंह में रख देती। बिना दूध का स्तन पमी चूसती रहती, उसका रोना रुक जाता। संता माई माथे पर बहुत बड़े आकार का कुमकुम लगाती, गले में कौड़ियों की माला डाल लेती। घर की दोहरी में अम्बा बाई की परड़ी होती। देहरी के पास स्थित खूंटे पर मशाल होती। किस प्रकार वे पूरा उपक्रम करती थी पूजा का, उसका यहां पर जिक्र है। हाथ जोड़कर कहती, संता माई परड़ी के निकट लोबान का धुआं बनाती, मशाल जलाती, हाथ जोड़कर कहती, सदा नंदी उदा उदा आया राजा उदा उदा। परड़ी लिए बाहर निकलती, अपने ही घर पर पहला जोगवा मांगती। मैं उसे जोगवा देता। फिर हौसा माई के घर के सामने जाती, सुर में चिल्लाती, अंबा बाई लक्ष्मी का जोगवा। कोई आटा डालता, कोई रोटी के टुकड़े। आटे नमक की परड़ी भरी रहती। तेल की कटोरी में कोई 5-10 पैसे डालता। ये तो आजकल हम भी देखते हैं जगह जगह, जो शनिवार महाराज कहते हुए लोग मिल जाते हैं आपको। एक काली सी आकृति रखेंगे तेल में डूबी हुई, और उसमें हम काफी लोग जो है वो पैसे डालते हैं। जब वह घर लौटती मैं उनके पैर छूता, वह मुझे भस्म लगाती, परणी मसामा को दे देती। मैं थकी मांदी लौटती, मैं घर भरकर पानी देता, वह पानी पीती। छलनी लेकर वे नमक आटा अलग करती। मसामा दूध पीते बच्चे को अलग रखकर रोटी के टुकड़े लेती। टुकड़े हम सब में बांटे जाते। गरम रोटी का टुकड़ा होता तो मैं मसामा को देता, उतने भर से उसकी छाती में दूध भर आएगा, इस आशा से। गेहूं की रोटी का टुकड़ा होता तो सब में थोड़ा थोड़ा बांटता, मिठाई की तरह। दशहरे को लोग परड़ियां भरते, मनौतियां पूरी करते, देवी अम्बा की मूर्ति के सामने मुर्गी काटते। संता माई नवरात्र में 9 दिन उपवास करती। दशहरे के रोज दिन भर गांव में घूमती। मातंग की परड़ी को अधिक महत्व दिया जाता था। पुतला माई अथवा जेठिंगिया भी परड़ी लिए गांव में घूमते। बहन निर्मी भी परड़ी ले निकलती। जोगवा में मिला अन्न सुखाकर 8-8 दिन खाते। तो पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि किस प्रकार वो परड़ी लेकर पूजा की थाल टाइप से समझ लीजिए, किस तरह जगह जगह घूमते। 5 परड़ियां गांव में घूमती, प्रत्येक ने एक एक गली चुन ली। आखिर में 5 परड़ियां इकट्ठी की जाती। इकट्ठी वस्तुओं को 5 में समान रूप से बांटा जाता।
जोगवा में कोई अच्छी ताजा जायकेदार वस्तु डाली जाती तो निर्मी चुपके से खा लेती। अन्य औरतें किसी भी चीज को अकेले में कभी ना खाती। एक बार निर्मी को जोगवा खाते हुए उनमें से किसी ने देख लिया, फिर क्या, चारों ने मिलकर उसे काफी डांटा। कहती रही कि अब तुम्हें अपने साथ नहीं लेंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।